हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 12। अगर ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरे साथ तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक जनरेटर कनेक्टेड है सोर्स एंड पर जो डिलीवर कर रहा है 0.5 पर यूनिट पावर। तो लाइन का रिएक्टेंस है वो हमें गिवन है एक्स की वैल्यू 1 पर यूनिट। अभी लोड एंड पर ट्रांसफ़र कर रहा है और वहाँ का वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज दोनों हमें जो गिवन है वो गिवन है 1 पर यूनिट। यहाँ पर जो सोर्स वोल्टेज है वी एस की वैल्यू वो भी 1 पर यूनिट गिवन है। और यहाँ पर जो वी एस का मतलब है सेंडिंग एंड वोल्टेज, जबकि वी आर का मतलब है रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। वो डिलीवर्ड पावर का फॉर्मूला होता है P = वी एस वी आर अपॉन में एक्स इंटू साइन डेल। अब यहाँ पर जैसा कि हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। वी एस वी आर और एक्स की वैल्यू हमें तीनों की वैल्यू 1 गिवन है, तो 1 1 1 यहाँ पर पुट कर देते हैं। पावर की वैल्यू हमें 0.5 पर यूनिट गिवन है और हमें जो निकालना है वो निकालना है लोड एंगल यानी डेल की वैल्यू। डेल ही हमें फाइंड आउट करना है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो होगा B 30 डिग्री। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो आउटपुट पावर होती है सिंक्रोनस मोटर की वो इनमें से किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो मैकेनिकल पावर डेवलप होती है किसी भी मोटर के अंदर उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बराबर होता है 3EB यानी बैक EMF इंटू टर्मिनल वोल्टेज अपॉन में सिंक्रोनस रिएक्टेंस इंटू साइन अल्फ़ा। तो इसके अंदर जो ये पावर मैकेनिकल पावर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है एक्सेस के, और यहाँ पर एक्सेस क्या है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का वो कितना होता है। तो होता क्या है कि अगर एक प्योर रेजिस्टेंस को अगर टेम्परेचर दोगे तो उससे क्या होगा कि उसके जो कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से। तो उस वजह से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्या हैं, ये एक चार्ज कैरियर्स हैं। अब चार्ज कैरियर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी, और जब रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का क्या मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए ये होगा नेगेटिव कोफिशिएंट। तो इसका सही आंसर होगा C नेगेटिव। आई होप सभी को समझ में आया होगा। मैंने पिछले वीडियोस में भी इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस के पैरेलल। जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है। तो इसके अंदर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F वेक्टर इक्वल्स टू होता है Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर। अब जब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम लिखेंगे F वेक्टर का तो वो होगा Q V B साइन थीटा। अब जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये इसके पैरेलल चल रहा है, तो इस केस में तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी, और जब हम थीटा की वैल्यू 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 0। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा D 0। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर हाई टॉर्क टू वेट रेशो होता है, यानी कि उसका वेट तो है कम और वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा, जब भी ये वाली कंडीशन होगी तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका रेस्पॉन्स कैसा होगा, फास्ट। और जब भी फास्ट रेस्पॉन्स अगर हो रहा है तो ये तो ऑब्वियस है कि उस केस में जो लॉसेस होंगे वो कम होंगे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा लो फ्रिक्शन लॉसेस।
ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर बोला गया है कि लैचिंग करंट ऑफ SCR 20 मिली एम्पियर है, तो होल्डिंग करंट कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पर लैचिंग करंट कहने का मतलब है कि वो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जो आपको SCR को देनी ही पड़ेगी अगर आपको SCR को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रखना है। तो अगर इससे कम वैल्यू हुई तो आपका जो SCR है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में नहीं रहेगा। जबकि होल्डिंग करंट कहने का यहाँ पर क्या मतलब है, होल्डिंग करंट वो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है जिससे अगर आपकी वैल्यू कम हुई तो आपका जो SCR है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो ये अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, एक चीज़ है कंडक्शन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के लिए, जबकि दूसरी चीज़ है ऑफ स्टेट में जाने के लिए। तो इसलिए जो हमेशा जो होल्डिंग करंट की वैल्यू होगी वो हमेशा लैचिंग करंट से कम होगी। और इन दिए गए ऑप्शन से जो सी ऑप्शन है वो ही 20 मिली एम्पियर से कम है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का यूज़ क्यों करते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक मीटर है, एम मीटर। अब इसकी अगर हमारे को एक्सटेंशन करना है, यानी कि इससे और ज़्यादा वैल्यू अगर हमें मेज़र करनी है, तो हम इस मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में लगाएंगे एक शंट रेजिस्टेंस। अब जब ये शंट रेजिस्टेंस लगेगा तो ये बना हुआ होता है मैग्नीन का, जिसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 0। ये जो मीटर वाला जो कॉइल है ये बनी हुई होती है कॉपर की, और कॉपर का जो अल्फ़ा होता है वो होता है पॉजिटिव। अल्फ़ा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो होता है पॉजिटिव। अब इसका पॉजिटिव है और उसका 0 है, तो उस वजह से होता क्या है, इनके अंदर EMF प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं थर्मल EMF। उस वजह से इसके अंदर एरर्स प्रोड्यूस होती हैं। तो उस एरर को कम करने के लिए हम इस मीटर के साथ सीरीज़ के अंदर जोड़ते हैं स्वैम्प रेजिस्टेंस, और ये स्वैम्प रेजिस्टेंस बना हुआ होता है मैग्नीन का। तो इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक क्लोज लूप सिस्टम का टाइप, जिसमें हमें प्लांट ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है और यूनिटी फीडबैक भी गिवन है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जब भी हम टाइप को निकालते हैं ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से, अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये डायग्राम होता है एक क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का। पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमें टाइप निकालना होता है ना, तो हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से निकालते हैं। और ओपन लूप के केस में हम जो फीडबैक जा रहा है उसे हम कंसिडर नहीं करते, और जब हम फीडबैक को कंसिडर नहीं करेंगे तो इसका जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकल के आएगा वो सिर्फ GS होगा। और GS की वैल्यू जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में अंदर गिवन है, GS K/में S² 1 + TS। अब इसमें हमें करना क्या होता है कि जैसे ये ऊपर वाला जो पार्ट है न्यूमरेटर, ये हमेशा बताता है ज़ीरोज़, जबकि नीचे जो पार्ट है ये बताता है पोल्स। और जब भी हम टाइप को निकालते हैं तो उस केस में जितने नंबर ऑफ़ पोल्स ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं वो ही उसका टाइप होता है। तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखना है कि S की कितनी वैल्यूज़ 0 पर लाई कर रही है। तो जैसा कि अगर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, जब इसको 0 के इक्वल्स पुट करेंगे, इस S² 1 + TS को 0 के इक्वल्स पुट करेंगे, यहाँ पर S की 2 वैल्यूज़ लाई करेंगी, यानी कि 2 वैल्यूज़ का आंसर 0 आ रहा है तो 2 वैल्यूज़ लाई करेंगी 0 पे, यानी कि इसके 2 पोल्स 0 पे हैं। तो इसका जो टाइप होगा वो होगा टाइप 2। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फेरांटी इफेक्ट कौन सी टाइप की ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि फेरांटी इफेक्ट होता क्या है। फेरांटी इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर इस केस में होता क्या है कि सेंडिंग एंड से हम जनरेट की और वो रिसीविंग एंड पर किसी लोड पर जा रही है पावर। तो अब उसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो रिसीविंग एंड का है वो ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से, और ये किस कारण से होता है, ये होता है कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से। और जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है बिल्कुल नेग्लिजिबल, तो इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ये नहीं होता। और ये जो हमेशा होता है वो होता है, और ये हमेशा नो लोड और लाइट लोड कंडीशन में होता है, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है उनसे आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो सही आंसर होगा वो होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फेरेंटी इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है। यहाँ कंपनसेट करने का क्या मतलब है कि जो फेरेंटी इफेक्ट की वजह से VR ग्रेटर दैन VS आ रहा था, तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के साथ लगा देते हैं रिएक्टर को, यानी शंट के अंदर लगा देते हैं। जैसे अगर क्योंकि इस कैपेसिटेंस की वजह से ही तो प्रोड्यूस हो रहा था एरर, तो उसी के साथ हम यहाँ पे शंट में एक रिएक्टर लगा देते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब फुल लोड की कंडीशन हो, उस टाइम पर वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, तो उस केस में यूज़ होता है शंट कैपेसिटर। तो ये आपको याद रखनी है कि नो लोड के केस में तो हम यूज़ करते हैं शंट रिएक्टर का, जबकि फुल लोड के केस में हम यूज़ करते हैं शंट कैपेसिटर का। तो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा और ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिस्टम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है बी। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था और इन सभी लोगों के आंसर थे करेक्ट। ये है आपका आज के लिए क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि एक सीरीज़ RLC सर्किट के अंदर वैल्यू ऑफ द करंट रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर किस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे इंकरेज करने के लिए आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू गाइज़।